Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes, today we are going to discuss कि what are the different measures taken by the government to control population explosion in India in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. आज हम सीखने वाले हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जो हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी, जिसकी जर्नी हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ की कौन सी थियरीज़ हैं, बर्थ रेट इतना हाई क्यों है, डेथ रेट धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से हमने क्या देखा, सर्वाइवल रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। सर्वाइवल रेट इतना फास्ट बढ़ रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब हमारी पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ होने की जो स्पीड है, पेस है, वो हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से ज़्यादा तेज़ हो तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने देखा था बर्थ रेट यानी सपोज मैं BR लिख रही हूँ, बर्थ रेट जो हमने कहा था नियरली 21 पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो था 20.98, सपोज मैं राउंड फिगर 21 ले रही हूँ। और फिर था डेथ रेट जो हमने किया था 7.48, सपोज मैं 7% ले रही हूँ। तो अगर हम बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर्वाइवल रेट। और सर्वाइवल रेट कितना मिला हमें दोस्तों, 14। यानी 14 जो है वो हर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के पीछे ऐड हो रहा है। 21 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 7% पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन के पीछे डाई हो रहे हैं। आपके 21 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 7% डाई हो रहे हैं, तो कितना बचा, रेस्ट 14 जो है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। यानी ये जो स्पीड है इसको हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि उतना हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा। क्योंकि हम अपने देश का जब ग्रोथ लेवल देखते हैं, डेवलपमेंट लेवल देखते हैं, तो इट इज़ नियरली 8%, 9%, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया में कम दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल एरिया उससे ज़्यादा डेवलप करता है, सर्विस सेक्टर तो हमारी ग्रोथ इंजन है, तो वहाँ पे हमें जो डेवलपमेंट रेशो है दैट इज़ 9 to 10%। लेकिन उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन 14% आ गई। तो जब ऐसा होता है कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा होता है तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो हम कर चुके हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में हमने देखा बर्थ रेट ज़्यादा हाई है, डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन जो है यानी सर्वाइवल रेट जो है वो हमारे देश में ज़्यादा ऐड होता जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। तो इसके लिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वेरियस मेजर्स टू चेक यानी टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। क्योंकि हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे हमें कैसे रोकना है, दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। अब हमें मालूम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स व्हाट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, जैसे मैंने पहला हेडिंग दिया कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन कर देते हैं, बहुत आसान है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। देखो कितना ईजी था। Population explosion means a situation where growth of population यानी population का जो growth है it is faster than the growth and development of economy। जितनी तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से population बढ़ रही है। लैंड कम लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, देश इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो हमने पढ़ा था बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस हमने, तो बर्थ रेट यानी नंबर ऑफ पर्सन जो बॉर्न होते हैं पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन,
और डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन डाई पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन। बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? सर्वाइवल रेट। तो वो सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा है कि हमारा देश उस परसेंटेज से, उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एज अ रिज़ल्ट हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लैंड अवेलेबिलिटी कम है। हम इतना नहीं ग्रो कर पा रहे हैं कि सबको जॉब दे पाएँ, सबको इनकम दे पाएँ। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे देश को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो अभी हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम हमारा क्या है? वी हैव टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चेक यानी कंट्रोल। हमें इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना पड़ेगा। अब सपोज ये पूरा क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए यू कैन सी दैट देयर आर 3 डिफरेंट मेजर्स। 3 तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। पहला इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स मीन्स इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं जो आपके इकोनॉमिक लेवल को, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर देते हैं और पॉपुलेशन कम होती है। डिस्कस करते हैं। सेकंड है सोशल मेजर। जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्योंकि पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इलिटरेसी भी है, इनकम लेवल कम है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो सोशल मेजर्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में गवर्नमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है, दैट इज़ पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चलो वन बाय वन करते हैं। बहुत आसान है और आपने सुना भी है। जैसे पहला है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की बढ़ाओ, यानी ऐसे इम्प्रूव करो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ताकि उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए, ताकि दे विल एजुकेट देयर चिल्ड्रेन। उनके बच्चों को एजुकेशन मिल गई तो बट नेचुरल एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा। जॉब अच्छा मिल गया तो दे विल प्रेफर द स्मॉल साइज ऑफ फैमिली, स्मॉल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन देयर फैमिली। यानी चिल्ड्रेन जो पसंद करेंगे वो लिमिटेड, यानी 1 or 2, बिकॉज दे आर वर्किंग, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फैमिली। ताकि बच्चे कम रहेंगे, उनको अच्छी क्वालिफिकेशन देना, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशियस फूड देना, एक अच्छा लाइफस्टाइल देना, तो वो अच्छा खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे। उनके लिए पॉवर्टी नहीं है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है उनके लिए सेट हो जाता है और वो चाहते हैं उनके बच्चों का स्टैंडर्ड उनसे भी आगे बढ़े। तो पहला रहता है इकोनॉमिक मेजर्स। अब इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहला एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी गवर्नमेंट एफर्ट्स लेती है, दे प्रोवाइड द वेरियस इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़। दे विल स्टार्ट द वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। वाई? सो दैट डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम हो जाएगा, दे स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी दे आर गेटिंग द रेगुलर पेमेंट। उन्हें रेगुलर पेमेंट मिलती है, उन्हें जॉब मिल गया, उनकी पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर फैमिली। नाउ दे प्रेफर लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर फैमिली। तो इसकी वजह से पहला स्टेप ये गवर्नमेंट करती है कि दे विल ट्राई टू प्रोवाइड वेरियस इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ इन बैकवर्ड एरियाज। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, माइक्रो इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट वेरियस बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करती हैं ताकि जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे वो रिड्यूस हो। नाउ अभी जो लेबर वर्क है, लेबर फोर्स है, उनको रेगुलर पेमेंट मिले। जब रेगुलर पेमेंट मिलेगा, रेगुलर वर्क मिलेगा, तो दे आर टोटल डाइवर्टेड ओवर देयर। नाउ दे अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस ऑफ देयर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने को मिलेगा, एक अच्छा खाना पीना मिलेगा। तो नाउ दे विल अंडरस्टैंड कि अभी वो कमा रहे हैं तो दे शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रेन। उनके बच्चे कमाएं, और अगर बच्चे अच्छी तरह से कमाएं, उन्हें एजुकेशन देना है, तो वो पसंद करेंगे लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि इतना पैसा उनके एजुकेशन की तरफ खर्चा होता है। तो
धीरे धीरे ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ओल्ड कस्टम है, बिलीव्स हैं, जो इलिटरेसी की वजह से हो रहे हैं, पुरानी सोच जो है, कंजर्वेटिव थिंकिंग जो है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला स्टेप होता है एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बर्थ रेट धीरे धीरे लो होने लगता है। सेकंड है टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर सपोज इंडस्ट्रियल सेक्टर ये तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ही करता है, बट बिसाइड विथ दैट गवर्नमेंट और एफर्ट्स लेती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लैंड रिक्लेमेशन को हमेशा फॉलो करना एज अ प्रोजेक्ट, दैन नेशनल रूरल जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें फॉलो करना, इरिगेशन के प्रोग्राम्स जो हैं उनको फॉलो करना। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स निकालती है, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जिसके थ्रू दे प्रोवाइड वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल, ताकि पॉवर्टी का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? बिकॉज व्हेन देयर पॉवर्टी का प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस, नाउ द पीपल डू नॉट कंसिडर कि चिल्ड्रेन इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे गिफ्ट ऑफ गॉड हैं, जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उनको उतना कमा के देंगे। नहीं, अभी उनका परसेप्शन चेंज होगा, अभी उनका थिंकिंग चेंज होगा, क्योंकि उनके पास अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ दे आर वर्किंग, अभी वो कमा रहे हैं, तो अब उनको लगेगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं और अच्छे जॉब्स पे अपॉइंट हो जाएं। इसके लिए वो लिमिटेड नंबर ऑफ जो चिल्ड्रेन है वो प्रेफर करेंगे। तो ये क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से जब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बर्थ रेट भी रिड्यूस होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। आसान है ना बच्चों? क्लियर? देन थर्ड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो अगर गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है, तो इट विल रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। फिर से ये हमारे रिच एंड पुअर के बीच का गैप को रिड्यूस करेगा। इट प्रोवाइड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बैकवर्ड एरियाज एंड फॉर द पुअर पीपल। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सबके पास इक्वल इनकम रहेगा, तो एक अच्छा इकोनॉमिक मेजर्स होगा, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। तो नाउ दे विल प्रेफर लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर फैमिली। तो इसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हम इनकम और वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू योर पावर, जब आपको जॉब मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा, आपको वेजेस मिलेगा, तो हमें क्या लगेगा कि हमें भी अपने बच्चों को उतना काबिल बनाना है, इतना कैलिबर उनमें क्रिएट करना है, इतना उनको एडुकेट और अवेयर करना है, इतना काबिल बनाना है कि उनको भी अच्छी जॉब्स मिले, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। फिर हमारे बच्चे अच्छे कमाएंगे। इसके लिए दे विल प्रेफर लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि वो पूरा फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों पे, उनको पढ़ाने में, उनकी तरफ खर्चा करने में। तो इसके लिए वो पसंद करेंगे, बच्चे कम होंगे तो उनको अच्छा पढ़ाएंगे, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो ये सब रहता है व्हेन देयर इज़ अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सबको इक्वल एक जैसे मौके मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि जो आवास योजना है, जिसमें मोदी जी ने बहुत से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे मकान बना के उनको हज़ारों में, लाखों में, हर स्टेट्स में उन्हें बना के दिए। वाई? क्योंकि उनको भी पक्के मकान में रहने का पूरा हक है, यानी उनको भी अपनी प्रॉपर्टी होने का पूरा हक है। तो ये जैसे जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, तो यू विल सी दैट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस होता जाएगा, लिटरेसी बढ़ता जाएगा, दे विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फैमिली। जो पुरानी ओल्ड थिंकिंग है, ओल्ड जो आपके कस्टम्स है, पुरानी सोच है, धीरे धीरे रिड्यूस होगी। ये कास्ट, कल्चर, क्रीड को लेके झगड़े जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सोच जो है वो मॉडर्न होने लगेगी। और वो होती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन की वजह से, और वो मिलता है जब हमको वो मौके मिलते हैं। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, तो इट विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन द इकोनॉमी। अच्छा, समझ में आया बच्चों? बहुत ईजी है। फोर्थ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी।
अब पावर्टी भी हम आने वाले एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके 11th स्टैंडर्ड में हम करेंगे। गवर्नमेंट के इतने जनरल और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं फॉर द एलिवेशन ऑफ पावर्टी। तो गवर्नमेंट हमेशा टाइम आफ्टर टाइम इन ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान में इतने एफर्ट्स डालती है कि पावर्टी को रिड्यूस करें। पावर्टी कम होगी, लोगों के पास न्यूट्रिशियस फूड होगा, लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब होगा, लोगों के पास इनकम होगा, तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा। They will understand the importance of higher standard of living. They will enjoy all the amenities of the life, and slowly and gradually the birth rate will start declining. तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम करने वाले हैं जो गवर्नमेंट पावर्टी को रिमूव करने के लिए फॉलो करती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है ताकि पावर्टी रिड्यूस हो। उनकी पावर्टी रिड्यूस होगी, रेगुलर इनकम मिलेगी, वो बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे वो पसंद करेंगे कि उनके फैमिली में लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो और पढ़े लिखे होंगे। तो ये जो प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड है ना, ये सोच भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। उनको लगेगा लड़का हो लड़की हो क्या फ़र्क पड़ता है, बोथ आर इक्वल फॉर अस, दोनों हमारे लिए सेम है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों की सोच है, तो इसके लिए वो धीरे धीरे सोच भी बदलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, रिमूवल ऑफ पावर्टी। ओके बच्चों, तो हमने पहला मेजर्स किया टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू चेक द पॉपुलेशन। वो क्या था, इकोनॉमिक मेजर्स, यानी लोगों की तरफ आपको इस तरह के स्टेप्स लेने हैं कि उनके हाथ में फंड्स आए, उनके हाथ में इनकम आए। जब इनकम आएगी, रोज़गार आएगा, मौका आएगा, तो उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा, इम्प्रूव होगा। दे विल एंजॉय द हायर स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड हाई होगा तो वो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे, उनको काबिल बना पाएंगे। और फिर तो आप देखोगे कि वो जो एजुकेटेड पर्सन है, दे नेवर प्रेफर द मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर फैमिली। तो वो कौन से थे, पहला एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्शन। एक्सपांशन यानी बढ़ाना, टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इतने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को आप एक्सपांड करो, बढ़ा दो, हर तरफ उनको फैसिलिटीज़ दो कि हर जगह उनके पास जॉब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे स्कीम आप लॉन्च करो जिसके थ्रू अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री उनको सर्विस सेक्टर में रोज़गार मिले, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में रोज़गार मिले। तो ये भी उनके पावर्टी को रिड्यूस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं और लिटरेसी को बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि हाई बर्थ रेट के पीछे याद है सबसे पहला रूट कॉज क्या था, इलिटरेसी। तो फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव करो, स्टैंडर्ड बढ़ाओ तो बर्थ रेट कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सेटिस्फाई कर। तो बस हमने एक मजबूत पिलर देश में डाल दिया, यानी एजुकेशन। एजुकेशन आएगा तो स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी, सोच एंड परसेप्शन चेंज होगा, हमारा सोचने का जो वे होगा वो टोटली डिफरेंट होगा और ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो ये हमारे बर्थ रेट को रिड्यूस करेगा। थर्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसकी वजह से भी आपके देश में धीरे धीरे बर्थ रेट रिड्यूस होगा। और पावर्टी के रिमूवल के लिए गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट्स करती रहती है, उन्हें इतने रोज़गार देती है, पावर्टी रिड्यूस हो, रेगुलर इनकम मिले और उनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट दे प्रोवाइड बेटर एजुकेशन फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रेन। इलिटरेसी दूर हो गई ना, ऑटोमेटिकली आपके पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है इकोनॉमिक मिशन। ओके, कितना आसान था, फर्स्ट हमने कवर कर लिया। सेकंड है सोशल मेजर्स। नाउ हमने देखा ये जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम है, ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम जनरली जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमने देखा इलिटरेसी थी, हमने देखा पॉवर्टी थी, हद से ज़्यादा एग्रीकल्चर एरियाज़ पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, प्लस जो सोच है वो काफ़ी कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स ओल्ड बिलीफ्स हमने देखा। तो ये हमें बदलना है, सामाजिक जो पैटर्न है वो हमें कल्चर को थोड़ा मॉडिफाई करना है, इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए कुछ सोशल सामाजिक मेजर्स लेना भी इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट।
तो व्हाट सोशल मेजर्स वी विल टेक? नंबर 1, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। पहले तो एजुकेशन को हर एरिया में प्रोवाइड करो। अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी इसेंशियल कि ये बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में भी पहुँचे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन तो वहाँ मिल जाती है, लेकिन अभी हमारा मेन अप्रोच क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, क्योंकि बच्चे जब हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक बढ़ेंगे तो आप देखोगे उनके आगे अपॉर्चुनिटीज़ एम्पल अवेलेबल होंगी, फिर वो आगे और पढ़ पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में स्टिल नाउ द बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल हैं। वहाँ पे क्या है, आपने प्राइमरी तक अप टू 7th, कहीं पे अप टू 5th है, उसके बाद काफ़ी दूर जाना पड़ता है फॉर गेटिंग द स्कूल एमिनिटीज़। तो उसके लिए बहुत माँ बाप क्या चाहते हैं, चलो हमारा बच्चा खेतों में ही काम करेगा, उनका एजुकेशन एनरोलमेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आता है। इसके लिए क्या करना है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और ये स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान है वो पास किया है, दैट इज़ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो पहला सोशल मेजर ये है कि एजुकेशन को स्प्रेड करना है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी शुड गेट द बेटर एजुकेशनल अमेनिटीज़। हर बच्चे तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। ये हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो यानी NPP, हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मेन एम या मोटो है। अच्छा, दूसरा है टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। खास करके ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा है। तो हमें ये एफर्ट्स लेना चाहिए कि जो गर्ल की मैरिज की एज है प्रेफरेबली 18 ईयर्स तो कम होना नहीं चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अबव 20 ईयर यानी बच्चा पढ़े। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, हायर सेकेंडरी जाएगा, फिर ग्रेजुएट हो जाएगा, 1-2 साल सर्विस करेगा, तो एटलीस्ट उसकी एज 20 से अबव होगी, उसमें मैच्योरिटी होगी, प्लस वो वर्किंग हो सकती है, नहीं तो वो एजुकेटेड तो है ही है। एटलीस्ट उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैरिज, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेंज हो जाएगा। तो ये सब बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना चाहिए, टू रेज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज स्पेशली फॉर अ गर्ल्स। अगर उनका हम गर्ल्स का एज जो है फॉर मैरिज थोड़ा बढ़ा देते हैं, उन्हें ज़्यादा क्वालिफाई कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा एजुकेशन दे देते हैं, उन्हें हम जॉब की परमिशन दे देते हैं, तो बट नेचुरल इट विल डिले इन देयर मैरिज, और तब तक दे विल गेट मैच्योरिटी, वो लाइफ को समझने लगेंगी। दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फैमिली, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उतनी एजुकेशन देना तो मेरे बच्चों का भी मेरा ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो हम अपनी फैमिली की तरफ सोचने का एक परसेप्शन है, एक थिंकिंग है, वो बदल जाता है। या सपोज फैमिली में एक पढ़ी लिखी माँ है, तो बट नेचुरल वो क्या सोचेगी, लड़का है लड़की है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लड़की हूँ तो भी कमा रही हूँ, लड़का होगा तो भी कमाएगा। तो इस तरह की सोच बदलेगी। इसके लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेज द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। और आजकल देखते हो वुमेन एम्पावरमेंट, यानी जितना हो सके आपको वुमेन का स्टेटस, उनका पोजीशन, उनका पावर, उनकी एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट करो। ये होना चाहिए, यानी समाज को जितना हो सके लड़कियों को पढ़ने में, उनकी इम्प्रूवमेंट में उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो आगे पढ़ें। इसके लिए आप देखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब प्रोग्राम्स क्यों हैं? बहुत सारे स्टेट्स में स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं। क्यों? ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वो भी तो इक्वल हैं, उन्हें भी सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके लिए आप देखो हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वैकेंसीज़, इक्वल उनको मौका दिया जाता है। तो अगर उनका स्टेटस बढ़ा, उनका अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा,
तो एटलीस्ट उनकी भी सोच धीरे धीरे, जो हमारे ओल्ड बिलीव्स हैं, कंजर्वेटिव थिंकिंग है, सुपरस्टिशियस है, जो हमारे इस पूरे सिस्टम का मेन, हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हो रही है, पुराने रीति जो रिवाज हैं, सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से दे गिव मोर एंड मोर प्रेफरेंस टू द मेल चाइल्ड, वो बदलेगा। प्लस ज़्यादा बच्चे जब तक मेल चाइल्ड नहीं होता है, टिल देन फीमेल को बर्थ देना, या मेल और फीमेल में डिफरेंस रखना, या बच्चों को एक असेट करके कंसिडर करना, या जितने बच्चे रहेंगे उतना इनकम बढ़ेगी, ये सोच टोटली ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि पहले अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जब हम वुमेन्स के बहुत पुरानी अगर स्टेटस की बात करें तो उनको सिर्फ ऐसे समझा जाता था, इट इज़ अ सिंबल ऑफ कुकिंग एंड बेकिटिंग, कि वो सिर्फ खाने बनाने के लिए है, उसके लिए यूज़ होता है। नहीं, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली का हिस्सा है, वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट को आप देखते हो हर जगह काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलता है, जो हमें भी हर जगह कोशिश करनी चाहिए, यानी उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। अब ये था सेकंड मेजर, दैट इज़ सोशल मेजर, यानी हमें अपने सामाजिक लेवल पे, सोशल लेवल पे अपने सिस्टम को, हमारी सोच को थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थर्ड है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो पास किए हैं टाइम आफ्टर टाइम। अब इसमें हम करेंगे पहला जो हमारा इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए पहला स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, वो लिया था 1952 में। 1952 में हमारी गवर्नमेंट ने पास किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, उसको पास करने के पीछे मेन जो पर्पस था कि इट शुड बी ए प्लान्ड पेरेंटहुड। जब हम प्लान्ड पेरेंटहुड की बात करते हैं, यानी हम पेरेंट बनेंगे एज पर आवर चॉइस, हम अपने चॉइस के हिसाब से बनेंगे, नॉट बाय चांस, ऐसा नहीं। यानी हम जब चाहेंगे कि जब लगेगा हम अच्छी तरह से कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तब वो बच्चे जो हैं वो अपने फैमिली में लाएंगे। यानी इस तरह का प्लान्ड पेरेंटहुड, उसको हमने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लेकिन ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिस पे गवर्नमेंट हमेशा हर 5 ईयर जो प्लानिंग है उसमें करोड़ों रुपए खर्चा करती है और हर एक जगह उसकी अवेयरनेस भी स्प्रेड करती है, बट इट इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल। वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे बहुत से एरिया में जो एजुकेशन हम लोग हैं पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हुआ है। इसकी वजह से ओल्ड बिलीफ, सुपरस्टिशियस थिंकिंग है, पुराने कस्टम्स हैं, तो काफ़ी सोच जो है वो पुरानी है, जिसकी वजह से ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि चिल्ड्रेन आर गिफ्ट ऑफ गॉड, तो हम फैमिली को क्यों कंट्रोल करें, जितने बच्चे होंगे हमारे लिए अच्छा है। तो देखो कितनी पुरानी सोच है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट एजुकेटेड। वो एक एजुकेटेड, स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम उनको कैसे अच्छा पढ़ा पाएंगे। उनके लिए जितना खर्चा हमको करना चाहिए, जितना हमें उन्हें अमेनिटीज़ देना चाहिए, उतने फंड भी तो होने चाहिए हमारे पास। ऐसा तो नहीं है बस उनको ऐसे ही छोड़ देना। अगर वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाएंगे, उन्हें काबिल नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर रेयर और केयर नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइफ में को कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उनको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। क्योंकि वंस दे आर नॉट क्वालिफाइड, वंस दे आर नॉट एजुकेटेड, हाउ दे विल गेट द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये सोच यहाँ नहीं आती। इसके लिए बहुत से लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे चल के सेकंड स्टेप में कन्वर्ट हुआ और वो था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। पहले हमने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फिर गवर्नमेंट ने सोचा चलो मैं थोड़ी अपनी सोच मैं बदलता हूँ,
फैमिली प्लानिंग को उसने क्या कहा, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो हमारा स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ इन 1979 में। अब इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयर करना भी शुरू कर दिया। देन उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनको अवेयर करना, उन्हें मेडिसिन्स प्रोवाइड करना, प्रॉपर मेडिकेशन देना, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटीज़ देना, वो स्टार्ट कर दिया। यानी उसके साथ साथ मैटरनल फैसिलिटीज़ उनको देना, यानी अच्छी तरह से बेटर डॉक्टर्स की, नर्सेस की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना। अच्छा, इफ़ उनके पास मिनिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं और उसके बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उनको अवेयर करना, उन्हें बताना, उनका इम्पोर्टेंस उन्हें बताना, ताकि दे विल टेक देयर डिसीजन टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ देयर फैमिली। तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। दैन मैटरनल फैसिलिटीज़ की जो लेडीज़ हैं, जब मैटरनिटी के दौरान उनको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनकी भी बेटर सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए। दैन चाइल्ड केयर, बच्चों को प्रॉपर केयर करना, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करना, उनको पोलियो के ड्रॉप्स प्रॉपरली देना, या सपोज़ कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ेस होती हैं उनसे उनको बचाना। तो ये सब चीज़ों का अवेयरनेस, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज सब उनको प्रोवाइड करके देना। तो ये हमारे फैमिली वेलफेयर का हिस्सा थे। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिलना, ये भी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने अच्छा न्यूट्रिशनल फूड बच्चे को पहुंचाया, उनको मिला, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, वो अच्छी तरह से पढ़ पाएगा, वो अच्छी तरह से लाइफ सर्वाइव कर पाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो अच्छी होगी। तो ये पॉपुलेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसको अपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को उन्होंने क्या करके बदला, सिर्फ नेम बदला, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यानी फैमिली को वेलफेयर, यानी हर तरह की सुविधाएं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना है। और ये प्रोग्राम 1979 में शुरू हुआ, जिसमें फैमिली प्लानिंग की भी सर्विस देनी है, उनको अवेयरनेस देना है, उन्हें इम्पोर्टेंस बताना है, प्लस अगर मैटरनिटी है उनको फैसिलिटीज़ देना, सब ईच एंड एवरी फैसिलिटीज़ उनको फ्री ऑफ चार्ज में, ट्रांसपोर्टेशन है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, वो प्रोवाइड करना। चाइल्ड का केयर, अगर चाइल्ड को कभी प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने कहा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आता है, तो उसके रिलेटेड जो उनकी हेल्थ सर्विसेज हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड करना। बेटर न्यूट्रिशनल फूड जो है वो मदर प्लस चाइल्ड उन्हें प्रोवाइड करना, बेटर क्वालिटी की मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड करना, ताकि उनके हेल्थ को अफेक्टेड नहीं हो। यानी मदर एज वेल एज चाइल्ड दोनों के लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो देखो, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट की और अभी एट प्रेजेंट भी कर रही है। और सबसे बड़ा माइलस्टोन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन वो लिया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। अब ये बहुत डिटेल पॉलिसी है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ 4-5 पॉइंट डिस्कस करनी है, जो पॉइंट में आपको बताना है। ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 का, जिसको हम NPP पॉलिसी यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 है, इसमें गवर्नमेंट ने पहला स्टेप क्या किया कि अप टू 14 ईयर्स तक, 14 साल तक सब बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल की फैसिलिटीज़, फ्री एजुकेशन आपको मिलेगा। यानी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यू विल बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूलिंग फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी अप टू 14 ईयर्स। ओके। नंबर 2, उन्होंने कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा चाइल्ड का केयर, तो उन्होंने इस पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू सेकंड स्टेप उठाया, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश की। क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उन्होंने कहा कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो हमने देखा कि 2011 में कितना था, 47 पर 1000। ओके, लेकिन अभी हम उसको रिड्यूस करेंगे। वो कितना रिड्यूस करेंगे? 2000 में उन्होंने क्या रखा, उन्होंने पर्पस रखा कि ये जो रेट है वो हम रिड्यूस करके किधर तक लाएंगे, 30 तक लाएंगे। यानी 1000 के पीछे ओनली 30, जबकि वो 30 भी बिग नंबर है। दे विल ट्राई टू रिड्यूस द
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी हर जगह वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हर जगह पे उनको मिलेगा, यानी बच्चों को प्रॉपर पोलियो के डोजेस दिए जाएंगे, उनके वैक्सीनेशन उनको प्रॉपर दिए जाएंगे, चाइल्ड का जो हेल्थ है उसका प्रॉपर केयर किया जाएगा, उनकी मेडिकेशन प्रॉपर की जाएगी, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है। नॉट ओनली इन्फेंट, लेकिन थर्ड पर्पस था टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी डिलीवरी के दौरान लेडीज़ हों यानी वुमेन्स हो, इवन बच्चे हों, इनके भी डेथ रेट को कम करना है। जो उन्होंने टारगेट क्या रखा पता है? 1 लाख के पीछे सिर्फ 100, उससे भी कम डेथ होंगी। तो देखो ये तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट थी। उन्होंने क्या कहा कि हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी रिड्यूस करना है बच्चों, यानी डिलीवरी के दौरान हर एक लेडी को इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगी, हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटीज़ मिलेगी कि उनको वहाँ गांव की किसी दाई वाई को, एक्सपर्ट लेडी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाओ, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, प्रॉपर मेडिकेशन है, प्रॉपर जो है वो सिस्टम के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ माँ और बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। यानी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और वो कितना? 1 लाख के पीछे सिर्फ 100 या उससे भी कम। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश किया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी हर जगह घूम घूम के बच्चों के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करना, उन्हें वैक्सीनेशन देना, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना, उनको हॉस्पिटल तक लेके आना, या सपोज़ हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं तो आप देखते हो नर्सेज जो हैं या आशा जो प्रोग्राम है उनका जो मेडिकल स्टाफ है वो गांव तक पहुंचता है, वो वहां पे बच्चों की सपोर्ट करता है। यानी ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और इम्प्रूव करना है। क्यों? ताकि बच्चे सेफ रहें, बच्चे प्रोटेक्ट रहें। तो ये हमारे गवर्नमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एम था, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। और इस पॉपुलेशन पॉलिसी का एक और इम्पॉर्टेंट एम था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, प्रिवेंट यानी बचाना है और कंट्रोल यानी कम भी करना है। क्या? कम्युनिकेबल डिसीजेस। कभी कभी कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को काफ़ी अफेक्ट करती हैं, और वो जो डिसीज़ेज़ हम देखते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, यानी उन्हें बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है ताकि उनको सेव कर पाएँ, बचा पाएँ। जैसे हम HIV की बात करते हैं। अब HIV की ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिसमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। जैसे हम बहुत जगह ये अवेयरनेस हम लोग बहुत जगह फैला लेते हैं कि किसी का ब्लेड हो, किसी का चाकू हो, जब हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका हमने यूज़ किया तो इट विल बी अफेक्ट ऑन द अदर्स। तो इस तरह के कुछ प्रिकॉशन, या जैसे हम सिरिंज देखते हैं, किसी एक को सिरिंज लगाया तो वो सिरिंज आप वापस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट वे में अफेक्ट ऑन यू, क्योंकि पता नहीं है ना उसका जो है पोजीशन, कम्युनिकेबल डिसीजेज हो तो इट विल अफेक्ट ऑन द अदर्स। तो जैसे HIV है, ओके, जैसे मीज़ल्स हैं, या सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस है, दैट इज़ हेपेटाइटिस A है, B है या C है, या सपोज़ मीज़ल्स हैं, या बहुत सारे ब्लड बॉर्न डिसीजेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ डिसीजेस है तो उन्हें प्रिवेंट भी करना, कंट्रोल भी करना और बच्चों को उनसे बचाना। तो ये सब कोशिश, एफर्ट्स किसके अंदर ली जाती हैं? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर। और गवर्नमेंट कुछ कोशिश करती है, एफर्ट्स डालती है कि सब बच्चों को मिड डे मील पहुंचाना, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो बच्चों तक पहुँचे, उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की वो उन्हें मिले। तो इसके लिए ये भी हमारे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का हिस्सा है। प्लस वो एफर्ट्स करती है ऐसे प्रोग्राम, ऐसे पॉलिसीज़ को डेवलप करना कि देयर मस्ट बी डिले इन द मैरिजेस, लड़कियों को पढ़ने के मौके मिलें, और अगर फ्री में मिले, अच्छे ऑफर्स मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो बट नेचुरल डिले इन द मैरिज हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट मकसद रहता है, एम रहता है, जो हम इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉपुलेशन पॉलिसी का मकसद है कि अप टू 2045, क्या कहा मैंने? अप टू 2045 हमारे देश में क्या होगी? हमारे देश में होगी स्टेबल पॉपुलेशन,
स्टेबल यानी बैलेंस। हमारे देश में बैलेंस पॉपुलेशन होगी, यानी लगभग हर फैमिली में 1 या 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, यानी हमारा टारगेट होगा कि आने वाले जो 20-30 साल हैं इसमें हम कोशिश करेंगे हम अपनी जनरेशन को, अपनी पॉपुलेशन को इतना अवेयर कर दें, इतना पढ़ा लिखा बना लें, इतना लिटरेसी रेट बढ़ा दें 100%, ताकि हर पढ़ा लिखा हर जगह उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उनके पास स्किल हो, उनके पास टैलेंट हो, उनके पास काम हो, उनके पास अच्छा स्टैंडर्ड हो, उनके पास अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन हो, और जिसकी वजह से दे हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन देयर फैमिली। यानी बैलेंस जो है, स्टेबल जो है पॉपुलेशन, वो हम चाहेंगे कि आने वाले कुछ सालों में, यानी अप टू 2045 तक, उसमें लिखा गया है कि अप टू 2045 तक हमारे देश में क्या पॉपुलेशन होगी, बैलेंस यानी स्टेबल पॉपुलेशन। अच्छा, तो ये हमने क्या देखा, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसके 3 स्टेप थे। पहला, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चालू किया बच्चों, 1952 में। उसको रिवाइज कब किया गया, 1979 में। और फिर नया पॉपुलेशन पॉलिसी NPP यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमने 2000 में पास किया। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लास्ट 1 मिनट है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूरा एग्ज़ाम में पूछा गया, एक्सप्लेन वेरियस मेजर टू चेक या कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, 8 मार्क का। लेकिन अगर उन्होंने पूछा पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो ये 4 मार्क के लिए अलग आपको लिखना है। 4 मार्क के लिए इकोनॉमिक, सोशल मेजर्स ये, और इस एक अकेले प्रोग्राम का, दैट इज़ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसका वेटेज 4 मार्क का है। लेकिन अगर ये कंबाइन, क्योंकि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन का वेटेज 8 मार्क का है, 8 मार्क्स का है, तो कभी कभी आपको कंबाइंड क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं आपके कॉलेजेस में कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे चेक या कंट्रोल करो। ओके बच्चों, तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया, आप भी मेरे साथ ये पॉइंट रिपीट करते आना। बहुत इजी टॉपिक है। यस बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your many friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.